चलिए, तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन था जिसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं था और कंसोलिडेशन जो था वो एक्विजिशन के ही डेट पर था। डेट ऑफ कंसोलिडेशन और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंसीडर द केसेस when there is no NCI। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात अभी नहीं करेंगे। देर इज नो NCI एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन is different from date of acquisition। अब जरा ऐसे केसेस लेने वाले हैं जहां पर कंसोलिडेशन की डेट अलग होगी, एक्विजिशन की डेट अलग होगी। क्या इंपैक्ट आएगा, कैसे क्वेश्चन होगा, पिछले वाले केस से और इस वाले केस में क्या फर्क पड़ेगा, वो सब देखेंगे आराम से। ठीक है जी। अब यहां पर एक जरा पहले जनरल बात समझें। एग्जाम्पल्स लेना शुरू करते हैं हम। H Limited acquires 100% shares of S Limited। H ने S के 100% शेयर खरीद लिए, मतलब S लिमिटेड पर पूरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट H का आ गया, मतलब कोई दूसरा शेयर होल्डर है ही नहीं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, नो NCI। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। सर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 अप्रैल 2018 है। ठीक है, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या रखना है वो भी बात करेंगे। तो 1/4/2018 को खरीदे हैं। अब यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ऑन 1/4/2018 बैलेंस इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के कुछ मैं बैलेंस दे रहा हूं 1/4/2018, यानी डोआ वाली डेट के। डेट ऑफ एक्विजिशन इज डोआ। सर क्या दे रहे हो आप? मैंने कहा जी जनरल रिजर्व दे रहा हूं एक तो मैं आपको। ये 50,000 रुपए का था। अच्छा सर, और प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं आपको दे रहा हूं। ये उस दिन 1 लाख रुपए का था। सर ये बैलेंस क्यों दिया आपने? मैंने कहा ऐसे ही दे दिया, जरा एक बार लिख लो। पहले जरा मैं कुछ बात बताऊंगा यहां पर। हाँ, अब अज्यूम दैट। सर क्या अज्यूम करा रहे हो? मैंने कहा जी अज्यूम दैट डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2019, एक साल बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। 1 अप्रैल 2018 को नहीं हुआ ऐसा नहीं, तब भी हुआ होगा, लेकिन हमें 1 साल बाद भी करना है। वो तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी कंसोलिडेशन वन टाइम प्रोसेस है। वो तो एक बार होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप कंपनीज के बीच में आया तो हर बैलेंस शीट डेट पर दोनों अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे और पेरेंट कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडियरी के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। तो अज्यूम दैट डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2019 है। ठीक है, यहां पर बैलेंस इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 19। सर ये कौन सा बैलेंस दे रहे हो आप? मैंने कहा रुकिए तो सही, अब दे रहे हैं जनरल रिजर्व।
सर जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना, वो ओपनिंग में 50,000 था जब शेयर एक्वायर किए थे तो 50,000 था, लेकिन अब जो है वो 1,10,000 हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस इस साल की शुरुआत में जब एक्वायर किए थे शेयर्स तब 1 लाख था, वो बढ़कर अब 1,50,000 हो चुका है। ठीक है, ये सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस हैं। तो मेरा आपसे पहले जो क्वेश्चन है वो सुनिएगा, कैलकुलेट प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड P&L। ठीक है सर, ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है अभी आएगा समझ में। मैं जनरल रिजर्व की बात करता हूं। सब्सिडरी कंपनी की बात करता हूं। सर ये क्या हो रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है, एक सिंपल सा केस लिया है, कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अभी नहीं बनानी है। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के कितने शेयर खरीदे, कब खरीदे, कंसोलिडेशन कब हो रहा है। ठीक है ना, मैं कुछ जनरल कैलकुलेशन आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर ले लो। तो जनरल रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का 1/4/2018 और 31 मार्च 19, ये दो डेट है साल की शुरुआत। ये है डोआ, ये है डॉक। इस दिन बैलेंस कितना था जरा बताइए। 50,000। और इस दिन बैलेंस कितना था बताइए। आप बोलेंगे सर 1,10,000। तो लॉजिक से सोचिए, साल की शुरुआत में जब शेयर एक्वायर किए थे तब जनरल रिजर्व 50,000 था, साल के एंड पे वो 1,10,000 हो गया। एज ऑन एसेट और लायबिलिटी हमेशा एज ऑन होती है। तो बता सकते हो आप ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ। 60,000। यस, ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है 60,000 का। ये तो कोई भी बता देगा। 60,000 का इंक्रीज है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एज पर इंडेस इसको हम कहेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व। मतलब प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है जरा ध्यान दें। जिस दिन पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में जिस दिन एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और उस दिन उनके बीच में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ था, तो सब्सिडरी कंपनी का जो उस दिन तक का प्रॉफिट था, रिजर्व था, उसे प्री एक्विजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन के पहले तक का। और इस वाले को हम कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन के बाद ये प्रॉफिट हुआ है। एच ने एस के शेयर एक्वायर किए, उसके पहले ही वहां तक का प्रॉफिट तो 50,000 था ही, उसके बाद 60,000 और हो गया। हाँ तो सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमको दो शब्द सीखने को मिले, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑन डीओसी बैलेंस इन रिजर्व ₹1,10,000। कंसोलिडेशन की डेट जिस दिन, जो मेरे सवाल में ऑन डीओसी मत बोलो, चलो आप तो 31 मार्च 19 बोल लो, जो कि इस साल में डीओसी भी है। ऑन 31 मार्च 19 बैलेंस इन रिजर्व 1/10 है, यही डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी है। हमारे इस सवाल में कंसोलिडेट बैलेंस शीट इस दिन बनेगी। तो कंसोलिडेशन की डेट पर जो 31 मार्च 2019 की बात हो रही है, जो ईयर का एंड है, उस दिन जो सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व है उसके दो हिस्से करिए। आप मुझे बताइए इसमें से प्री कितना और पोस्ट कितना, बस मुझे ये बताइए। 50,000 तो प्री है। हाँ, और जो ड्यूरिंग द ईयर 60 हुआ वो पोस्ट है, राइट? यस यस यस। सर इसको अकाउंट बना के कर ले तो। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो हम बताते हैं। मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस बना लो सर आप। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या करना है मुझे?
बोले सर आप देखो तो सही, हमारी बात मानते चलो, आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, आप हमारी बातें मान लो बस, ठीक है। तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व है, लाइबिलिटी है, प्रॉफिट है, तो उसका बैलेंस सर 50,000, वेरी गुड। और यहां पर लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, हाँ सर 1,10,000 क्लोजिंग है। भाई असेट और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा एज ऑन होते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस शामिल ही अनलेस कोई चेंजेस ना हुए हों। तो सर ये जो ड्यूरिंग द पीरियड आएगा ना, ड्यूरिंग द ईयर, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 60,000 का, ऐसे निकाल लो सर। तो ये इससे भी क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया। ठीक है, yes, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि सर जो ओपनिंग का प्रॉफिट था वो प्री है और जो उसके बाद का था वो पोस्ट है। नो, ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं हो रही है। एक इस सवाल में जो ओपनिंग डेट है वही एक्विजिशन की डेट है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर 1 अप्रैल को ही खरीदे, जरूरी नहीं वो 1 मई 1 जून को भी खरीद सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे अभी। ऐसे ही सेम केस पहले पीएनएल के लिए कर लेते हैं सर। सर पीएनएल का भी बताइए। मैंने कहा जी देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सब्सिडरी कंपनी, ऐसे ही एक चित्र बना लेंगे। 1/4/18 को साल शुरू हुआ, वैसे 31 मार्च 19 को खत्म हुआ। ये डोआ है और ये डॉक है, डेट ऑफ एक्विजिशन है ये। और इस दिन जो बैलेंस था पीएनएल का वो कितना था जरा बताना तो? 1 लाख। 1 लाख। और इस दिन जो बैलेंस था 1,50,000 पीएनएल का 1,50,000 था। तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ, 1 से 1.5 हो गया तो 50 का इंक्रीज हुआ। तो एक्विजिशन की डेट पर जो प्रॉफिट था वो तो प्री एक्विजिशन पीएनएल है, एक्विजिशन के पहले वाला प्री एक्विजिशन पीएनएल। और ये जो एक्विजिशन के बाद हुआ है ये पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल है, ठीक है, एक्वायर करने के बाद वाला। अभी और आगे बातें करेंगे तो आराम से और क्लियर हो जाएगा। मतलब बात यह है कि ऑन 31 मार्च 2019 जो डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी है, उस दिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस की बात करें तो उसका बैलेंस हमारा था 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। तो कंसोलिडेशन की डेट पर जो पीएनएल का बैलेंस था उसी के 2 हिस्से हो रहे हैं, उसी में कुछ प्री है और उसी में कुछ पोस्ट है। बोलिए प्री वाला कितना? 1 लाख। और पोस्ट वाला कितना? 50,000। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना ले तो? बना लेंगे सर। बना लो सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सर अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1.5 लाख, ठीक है। अब यहां पर एक कहानी आएगी साहब, एक कहानी आएगी। हाँ, वो कहानी ये आएगी कि जो रिजर्व बनता है वो तो पीएनएल से बनता है, अगर आपको मालूम होना चाहिए रिजर्व पीएनएल से बनता है। यहां पर मैंने लिखवाया नहीं था बाय पीएनएल, ये निश्चित हुआ होगा। एनी डाउट इन दिस?
नो सर। ये मालूम होना चाहिए। तो पीएनएल में टू रिजर्व भी आया होगा। अच्छा सर, हाँ तो पीएनएल से तो रिजर्व बनता है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो बनता है, और कैसे बनता है? ठीक है, तो सर अब क्या आएगा? बाय ड्यूरिंग द ईयर बोले कितना, जल्दी बोले। ये 1,10 एक आ रहा लाख दस होगा। हजार यस। तो यस मैं सर। ये कहना चाहता हूं कि इस 1,10 में प्रॉफिट में 60 तो रिजर्व में चला गया, यहां सिर्फ पीएनएल की बात हो रही है, राइट? देखिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना राइट। चाहता, मेरी बात सुनना। मैं ऐसा भी करवा सकता था कि मैं यहां से 60,000 लिखता ही नहीं। अगर मैं 60 लिखता ही नहीं तो आपका 1 लाख और 50 का डिफरेंस, 150 का डिफरेंस 50 आ जाता कि नहीं आ जाता? आप खुश रहते। आ लेकिन जाता मैं है। आपको खुश देखना नहीं चाहता हूं, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। रिजर्व अगर इस बार बढ़ा है तो निश्चित रूप से वो पीएनएल से बढ़ा होगा, तो पीएनएल टू रिजर्व 60,000 की एंट्री हुई होगी, प्रॉफिट कम हुआ होगा, डेबिट, रिजर्व बढ़ा होगा, क्रेडिट। तो इसका मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है वो 110 हुआ होगा ना कि 50। 110 में से 60 का रिजर्व बन गया, राइट? राइट सर। भाई 110 में से 60 रिजर्व में चला गया तो वो 50 बचा है। तो ये लॉजिक से आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 150 में प्री वाला कितना, बताइए। 1 लाख तो प्री है ही ना अभी भी, हाँ सर। और 50,000 और पोस्ट। 50,000 पोस्ट वाला। वैसे प्रॉफिट 1,10 था, 1,10 पोस्ट प्रॉफिट था, लेकिन उसमें से रिजर्व में 60 चला गया, तो पीएनएल में तो 50 बचा ना। यस सर। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, और ये नॉर्मल अजम्पशन है। सर इसमें अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है। अरे है, आप भूल, आपको ध्यान नहीं आ रहा। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ करेंट प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट। ये भी तो लोग कह सकते थे कि सर जो ओपनिंग वाला पीएनएल का 1 लाख था उसमें से 60,000 गया है, हाँ है ना? यस सर। अगर ओपनिंग वाले 1 लाख में से 60,000 का रिजर्व बना होता तो फिर वो 40,000 बचता और पोस्ट वाला 110 बचता, राइट? तो 1.5 लाख का क्लासिफिकेशन बदल जाता। 1.5 लाख में प्री कितना है, पोस्ट कितना है, वो देखना है। सर वो क्यों देख रहे हैं वो भी मैंने नहीं बताया। मैं आज पहली बार आपके सामने केस लेकर आया हूं कि एक्विजिशन की डेट अलग है, कंसोलिडेशन की डेट अलग है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी का एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट और एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट। खैर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ध्यान दें। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है? प्री नोट लिखिए, अभी पहले नोट लिखिए, अभी सब समझ में आएगा और क्लियर होगा। प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पी एंड एल, ये होता है बैलेंस प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पी एन एल, और एक है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड पी एन एल। ये क्यों कर रहे हैं प्री और पोस्ट, ये अभी हमने नहीं बताया, लेकिन ये कैलकुलेशन है जो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पीएनएल क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड पीएनएल क्या होता है। ठीक है, अमाउंट इंक्लूडेड in closing balance, that is balance on dock, which relates to amount included in closing balance, that is balance on dock, which relates to the date of acquisition,
मैं चाहता तो बहुत इजी लैंग्वेज में बोलता कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्री एक्विजिशन, नहीं इजी नहीं, सही बात पता होना चाहिए। जो ईयर एंड पर आप देखिए दोनों ही केस में रिजर्व, ईयर एंड पर रिजर्व था 1,10,000, तो जो ईयर एंड पर 1,10,000 था उसमें जो ओपनिंग, उसमें जो डेट ऑफ एक्विजिशन वाला बैलेंस था उसको मैंने प्री एक्विजिशन लिया है, राइट। मैं चाहता तो बड़ी आसानी से बोल देता भाई साहब आपको कि ओपनिंग डेट वाला ओपनिंग बैलेंस जो है वो प्री है, उसके बाद वाला पोस्ट है, लेकिन ये तरीका गलत होगा आज। अभी तो सेम आ रहा है आंसर, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे कंसोलिडेशन करना है 31 मार्च 2019 को, उस दिन सब्सिडरी कंपनी में 1,10,000 का रिजर्व है, उस 1,10,000 में जो एक्विजिशन की डेट वाला था वो प्री है। एनी डाउट इन दिस? यस। बात वही आ रही है। नो सर। बात वही आ रही है, ठीक है। जिस दिन कंसोलिडेशन हो रहा है 31 मार्च 2019 को, उस दिन सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस 1.5 लाख रुपए था। उस 1.5 लाख रुपए में जो एक्विजिशन की डेट वाला था वो 1 लाख था, और ड्यूरिंग द ईयर वाला 1,10,000 था, लेकिन उसमें से 60,000 का रिजर्व बन गया तो वो 50,000 ही बचा है, राइट। राइट। तो ये इस तरीके से ही आपको मालूम होना चाहिए। मैं चाहूं तो आसान, हाँ जी पोस्ट लेंगे तो 50 ही ना पीएनएल। बिल्कुल, पीएनएल में तो 50 ही है, आप खुद देखिए ना, पीएनएल में 50 ही है। 60,000 देखो, पीएनएल अकाउंट को गौर से देखो, उसमें 1,10,000 क्रेडिट में, तो 60 डेबिट में भी है। 110 क्रेडिट 60 डेबिट, तो नेट इफेक्ट 50 का ही बचा उस अकाउंट में, राइट। यस सर। हाँ, बहुत आराम से, ढंग से, तरीके से, सलीके से पढ़ने वाला टॉपिक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। और ये है अमाउंट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग बैलेंस, that is balance on dock dock which relates to after, not on the date of acquisition, after the date of acquisition. ये प्री और पोस्ट, ठीक है ना। ये नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 है। सर 3 भी है क्या? मैंने कहा हाँ जी है, 3 भी है। अब क्या है, ठीक है, यहां पर हम लिखवाएंगे प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, profits of subsidiary company segregated into pre-acquisition and post-acquisition profits. सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट एक्विजिशन में बांट दिया हमने। सर क्यों बांटा प्रॉफिट्स? तो आपके मन में आया सर वाई सेग्रीगेटेड? इसको सेग्रीगेट क्यों किया? अरे भाई अकाउंटिंग है यार, रेवेन्यू आइटम को अलग लिखते हैं, कैपिटल को अलग लिखते हैं, कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में आती है, रेवेन्यू आइटम पीएनएल में आते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो व्हाई सेग्रीगेटेड? बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। अभी हम सीखेंगे कि जब भी कंसोलिडेशन होगा तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट जो हैं वो दो हिस्सों में बांटे जाएंगे और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग आएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। तो अगला क्वेश्चन दिल में ये जाएगा, क्योंकि दिल तो पागल है, दिल में कुछ भी आएगा। सर व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव? व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव? आपके मन में आएगा कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो हम आपसे कहेंगे वेट, थोड़ा रुको। मैं कहूंगा आपसे कि थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमने भी यही लिख लिया सर।
हाँ, थोड़ा इंतजार का कॉपी में। मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक क्वेश्चन भी आप ही हाँ पूछ लो, हाँ इंतजार भी आप ही करा रहे हो। हाँ। अब ये हो गया यहाँ तक, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तरीका अलग चलिए है, एक और तरीका अलग है क्वेश्चन, इसका। अभी अभी बात है। तो आपको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। चलिए मैं अब एक और एग्जांपल पहले यहां पर लूंगा इससे रिलेटेड, उसके बाद आपसे बात करूंगा कि एच लिमिटेड एक्वायर्स 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। लो भाई, सारे ही शेयर खरीद लिए तो नो एनसीआई, एनसीआई की तो बात ही खत्म हो गई। यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल एस लिमिटेड पर, एच लिमिटेड का ही है। एस लिमिटेड के सारे शेयर्स एच के पास है, एच लिमिटेड ही अकेला शेयर होल्डर है एस लिमिटेड का। तो ये हो गया। अब जो है डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हम ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक यहां पे हम ले लेते हैं 30 सितंबर 18, अकाउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल 18 से शुरू होके 31 मार्च 19 को खत्म होगा। और अज्यूम डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 19 है, साल के एंड में। ठीक है, ये हो गया। अब बैलेंस ऑफ, मैं डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस दे रहा हूं अब आपको। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें जनरल रिजर्व पीएनएल अब सब आ गया। ऑफ एस लिमिटेड, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रहा हूं मैं 1/4/18 यानी ओपनिंग डेट पर, और 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग डेट पर। यहां पर था 2 लाख रुपए, यहां पर था 3,50,000 रुपए। कैलकुलेट फॉर एस लिमिटेड, एच की बात ही नहीं हो रही है, एस की बात हो रही है। एस लिमिटेड प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा सिंपल है तो बताओ। सर सिंपल देखो, कहाँ है? सर देखो बहुत सिंपल है। ये ऐसी लाइन ड्रॉ करो आप पहले तो, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने कहा अच्छा कर ली। अब सर अब एक काम करो, आप यहां पर 1/4/18 लिख दो, या 31 मार्च 19 लिख दो। लेकिन सर आज जो है यहां बीच में लिखो 30 सितंबर 2018, और ये डोआ है सर, और ये डॉक है सर। वो थोड़ा सा ऊपर। ये डोआ है और ये डॉक है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है कि आज तो डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में है। अब सर एक काम करो, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो आपको यहां का दे रखा है 2 लाख। ये कोई डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं है सर, ये ओपनिंग डेट का है। और रिजर्व एंड सरप्लस जो यहां का दे रखा है वो दे रखा है सर 3.5 लाख। तो अब सर क्या होगा? तो सर अब होगा ये कि 2 लाख से 3.5 लाख हो गया, तो 1,50,000 इंक्रीज हुआ सर ड्यूरिंग द ईयर। नेट कर देंगे क्या सर? ड्यूरिंग द ईयर जो है इंक्रीज हुआ, दैट इज अप्रैल से लेकर अप्रैल 18 से मार्च 19
ये पूरा हुआ। मैंने कहा हाँ अप्रैल से मार्च का है ये तो सर ये जो 1.5 लाख है ये अप्रैल से मार्च का है, तो इसमें हम स्प्लिट करेंगे इसको। मैंने कहा कैसे करोगे जी? बोले सर इसमें अज्यूम करेंगे ये 6 महीने Equal, आ रहे equal हैं, part. ये 6 Yes. महीने आ रहे हैं, तो सर यूनिफॉर्मिटी असम्पशन होता है सर। सर जब कुछ भी नहीं देगा तो यूनिफॉर्मिटी मानेंगे। मैंने कहा यूनिफॉर्मिटी मतलब? बोले सर यार एक महीने, अगर एक साल की सेल 12 लाख है तो एक महीने की 1 लाख है, अगर एक साल की सैलरी 12,000 है तो एक महीने की 1,000 है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब कुछ भी नहीं दोगे तो हम यूनिफॉर्म मानेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो यूनिफॉर्मिटी असम्पशन है ये, क्वेश्चन में नहीं देगा तो ये मानूंगा ही मानूंगा। तो बताइए ये 1.5 लाख में से पहले 6 महीने का बताइए जल्दी। 75,000। 75,000। और ये 75,000। बाद वाले 6 महीने का 75,000। 75,000। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि ओपनिंग डेट वाला प्री होता है, मैंने तो ये कहा था एक्विजिशन की डेट तक के जो प्रॉफिट है वो प्री होते हैं। अरे यार सर हाँ, तो मैंने कहा जी ये अब जो है लॉजिक निकला। ये भी प्री है। हाँ सर, और ये जो 75,000 है ये भी प्री है। हाँ सर, और ये जो बाद में हुआ है ये पोस्ट है, पोस्ट। हाँ सर। क्योंकि प्री और पोस्ट एक्विजिशन पहले तो देखना कैसे, वो डेट ऑफ एक्विजिशन से देखना है। हाँ सर बात तो आ गई समझ में। सर मतलब अगर अपन रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बना लें, अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपने जनरल रिजर्व पीएनएल अलग अलग तो नहीं किया है, तो हम भी एक रिजर्व एंड सरप्लस का अगर सर अकाउंट बना के देखें तो सर देखो मस्त अकाउंट बन रहा है। मैंने कहा मस्त मतलब कैसे? बोले सर ये ऐसे। मैंने कहा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बोले सर देखो साल की शुरुआत में, ये तो ओपन अकाउंटिंग जो चलेगी वो तो अकाउंटिंग ईयर से चलेगी, वो के बीच में सितंबर से थोड़ी शुरू हो जाएगी। शेयर आप कभी भी खरीद लो। और टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है सर वो 3.5 लाख है, तो 2 से 3.5 हो गया मामला। तो सर 1.5 लाख जो है वो बैलेंसिंग फिगर तो है, पर इसमें सर ऐसा कर लो ना फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ, तो ये 75 बांट लिया आपने। ऐसे मंथली भी बांट सकते थे। तो सर ये वाला तो जो है ये प्री है सर, ये तो पहले वाला ही है। और सर ये भी प्री है और ये पोस्ट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 3.5 में प्री कितना, कोई बता सकता है 3.5 में प्री कितना? 275। हाँ 2.75 प्री है और यहां पर 75 पोस्ट है। मतलब मैं इसको अगर स्टेटमेंट बोलूं कि रिजर्व एंड सरप्लस डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे हमारा 3.5 लाख था, उसको प्री और पोस्ट में अगर बांटे बिना अकाउंट बनाए, अकाउंट बना के तो क्लियरिटी आ जाएगी आपको 275 और 75। सर लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग क्या होगा, वो मैं बताऊंगा आपको, वो मुझे बताना है। लेकिन पहले आज मैं प्री और पोस्ट एक्विजिशन का बता दूं आपको कि क्या मीनिंग होता है। $2,75,000 हो गया क्या इतना? तो आप अब मेरी जो डेफिनेशन Yes, है उसको sir. देखिए। कंसोलिडेशन की डेट पे जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब उसमें जो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन का अमाउंट है वो प्री है, ना कि ओपनिंग डेट वाला प्री है, राइट? आप ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई इसको अब पढ़िए आप, तो आपको बात समझ में आएगी। और जो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का है वो पोस्ट है। Is this clear to you? हेलो
हेलो हेलो, यस सर, यस हेलो सर, यस हेलो सर। वेरी गुड सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हाँ प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सर ये कल तक क्यों नहीं हो रहा था? अरे कल तो जो डीओए थी वही डीओसी थी, तो जिस दिन शेयर एक्वायर किए उसी दिन की बैलेंस शीट थी, उसी दिन का प्रॉफिट था, तो पूरा ही प्री था, राइट? राइट सर। तो नोट हम कर रहे हैं, यहां पर एक नोट लिख लेते हैं। नोट, इन अर्लियर प्रॉब्लम्स मैं उन सवालों की बात कर रहा हूं वेयर डीओए इक्वल टू डीओसी, देन जब डीओए डीओसी बराबर था, अगर उस हमको जरूरत नहीं पड़ी उसमें प्री पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर हमसे आपसे पूछें कि देन क्या होगा, देन एंटायर रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज प्री एक्विजिशन, राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? यस, यस सर। भाई जाहिर सी बात है, देखो 1 अप्रैल 2018 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर लिए, 1 अप्रैल 2018 की एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस 1 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस का, तो वो 1 लाख रुपए उसी दिन का बैलेंस है, तो पूरा प्री है ना वो तो? हाँ या यस ना? सर, सारा फ्री होगा वो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, बिल्कुल। अब उसका इंपैक्ट क्या, कल जो पिछले क्वेश्चंस थे जहां डीओए डीओसी बराबर था उसमें कोई इंपैक्ट नहीं था, यहां क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे, वो भी देखना बाकी है। अब इसमें हम एक और चीज कर लें, इफ इन प्रीवियस एग्जाम्पल डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई 2018, अभी जो सवाल जस्ट हमने किया उसमें अगर 1 मई 2018 होता, देन कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। सर देखो सर, ये लाइन ड्रॉ करो सर आप सबसे पहले, ये लाइन है साल की शुरुआत हुई सर 1/4/18 को, साल का अंत हुआ 31 मार्च 19 को। सर ये डीओसी है, हर साल के एंड पे बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए कंसोलिडेशन की डेट फर्स्ट ईयर का एंड है। लेकिन सर ये डीओए जो है ना, ये यहां पर ले लो 1 मई 18, ठीक है। अब सर रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस था, वो बैलेंस यहां तो सर 2 लाख था, और सर रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस था वो सर यहां बैलेंस 3.5 लाख का था। तो सर देखो, ये तो आप सिंपल सा एक ऐसा सर्कल बना लो, ये वाला यहां से यहां तक, इंक्रीज तो अभी भी 1.5 लाख हुआ है, पर ये पूरे 12 महीने में हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर। अप्रैल 18 से मार्च 19 पूरे 12 महीने का इंक्रीज है 1.5 लाख। और सर यूनिफॉर्मिटी, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले, यूनिफॉर्मिटी का असम्पशन लेंगे हम, ये होता ही असम्पशन। यस। तो सर ये जो 1.5 लाख है, इस 1.5 लाख का 1/12 तो इधर आएगा, और 1.5 लाख का 11/12 इधर आएगा। 1/12 तो ये कितना हो रहा है बताइए? 18,000 आएगा एक तो। यहां 18 आ गया सर, और यहां 1/32 आ गया, ठीक है। यस। तो सर ये जो 1.5 लाख है, ये जो 2 लाख है, और ये जो 18 है सर, इस पे तो सर आप लिख दो प्री, क्योंकि ये तो पहले का ही है ना भाई, 1 मई के पहले का, 1 मई तक का प्री, तो 1 अप्रैल का तो उसके पहले का ही है, तो प्री एक्विजिशन मतलब सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो होल्डिंग ने जब कंट्रोल एक्वायर किया उसके पहले से वो प्रॉफिट था। और सर ये वाला जो है ना सर,
ये वाला भी सर प्री एक्विजिशन है, और सर ये वाला जो है 1.32 सर 12,500 आएगा सर। कितना? 12,500 12,500। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12। हाँ ये आपने मुझे गलत बता दिया क्या? हाँ वो 1,80 से कर दिया सर। हाँ 12,500 आएगा ना भाई। ये जिसने भी मुझे बताया कौन दुष्ट है वो? तो ये मैं ही हूँ। इसने बताया था। तो यहाँ कितना आएगा? 137 137,500। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, गलती सुधार ली, वही काफी है। तो ये प्री एक्विजिशन और रिजर्व एंड सरप्लस और पोस्ट आ गया, और यहाँ प्री आ गया, और यहाँ पर ये जो आएगा ये पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। यस और नो? यस सर। सर अगर अकाउंट बनाए तो बना लो अकाउंट। अकाउंट भी आना चाहिए, स्टेटमेंट भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्यूरिंग साल की शुरुआत में 2 लाख का प्रॉफिट था, रिजर्व एंड सरप्लस था। सर असेट और लायबिलिटी के बैलेंस तो एज ऑन होते हैं, कोई फॉर द ईयर तो होते नहीं है वो, तो क्लोजिंग बैलेंस 3.5 था। तो ड्यूरिंग द ईयर जो इंक्रीज हुआ सर वो 1.5 लाख रुपए का बैलेंसिंग फिगर आया, उसमें 12,500 और 1,37,500। अकाउंट ये ऐसे शो होगा। सर 2 लाख भी फ्री है ना? जाहिर सी बात है, देखो एक्विजिशन की डेट का नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्विजिशन की डेट तक का तक का। हाँ तो ये प्री जो है ये 2 लाख तो प्री है ही, प्लस 12,500 भी प्री है, राइट? 500 और ये पोस्ट जो है वो 1,37,500। 1,37,500। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं ये बता रहा हूं कि जो प्री और पोस्ट कर रहा हूं ना मैं, वो साल के एंड में जो कंसोलिडेशन जिस दिन हो रहा है, कंसोलिडेशन की डेट पे जो सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस था उसमें कितना प्री और कितना पोस्ट है मैं वो देख रहा हूं। यस सर। जी सर आ गई बात तो समझ में। सर पर अभी तक बस ये क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना? सर कल क्यों नहीं किया? क्योंकि कल तो प्री सारा ही प्री था, पिछले जब हम डीओए बराबर डीओसी था तो वहां तो सारा ही प्री था, लेकिन अब आगे के सवालों में ऐसा कुछ होगा जिससे कि हम बंटवारा कर पाएंगे। उस बंटवारे का क्या इंपैक्ट होगा वो हम देखेंगे, नो डाउट देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। एक बार अच्छे से पूरा चेक कर लो, आप चाहो तो मैं यहां भी लिख देता हूं प्री। हाँ सर इसलिए ही बोला। हाँ प्री और पोस्ट का, एक्चुअली प्री और पोस्ट का जो आपको मतलब है ना वो समझना पड़ेगा आपको, और कुछ नया नहीं है। जिस दिन पेरेंट सब्सिडरी ने मतलब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन तक का जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है, उस दिन तक का जो प्रॉफिट है, ये लॉस है, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, अभी तो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उस दिन तक का जो प्रॉफिट है वो प्री, और उसके बाद का पोस्ट। दैट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यस तो सी बस आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो सर इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ अजम्पशन के अलावा क्या क्या आ सकती है अजम्पशन? अरे वो तो फिर क्वेश्चन में दे देंगे, क्वेश्चन में दे देंगे कि भैया वो इस पहले 6 महीने में प्रॉफिट इतना था, बाद के 6 महीने में इतना था, फिर अजम्पशन थोड़ी अच्छा, लेना पड़ेगा। बोल के अजम्पशन तब लिया जाता है जब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं जाता है।
ओके वरना तो क्वेश्चन में ही दे देगा वो कि भाई अप्रैल 1 मई को एक्वायर किया था, तो अप्रैल का जो 12 महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख था, लेकिन अप्रैल वाले का अकेले का ही 70,000 था, तो फिर 70,000 अप्रैल का लेंगे और बाकी 11 महीने का 80,000 लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि यूनिफॉर्मिटी हो, राइट? राइट। दैट्स इट। तो ये हो गई कहानी भैया, आज के लिए इतना काफी है। हाँ सर एक गुजारिश है। हाँ बोलो। सर स्पीड तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सर लिखने का थोड़ा मौका दे दिया करिए। हाँ मैं थोड़ा सा क्या जोश जुनून में आगे बढ़ जाता हूँ, ये मुझे मालूम है। तो लिखने का सर देखो, आज मेरा कम से कम 3 से 4 जगह छूटा सर, चलो 20-20 में कोई से। कोई बात नहीं, छूट गया। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे क्या होता है ना, बस देखो क्या होता है, यही यही एक ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लास का एक डिफरेंस होता है। सामने तो हमें समझ में आता है कौन लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा एस्टिमेशन Right, बिगड़ता sir, है। तो वो मैं भी तो है। आपसे कहूंगा बेहिचक आप लोग इमीडिएटली मुझे बोल दिया करो कि सर हमने नहीं लिखा है, अब रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना? सर बार बार बीच में टोकना अच्छा भी लगता है अरे सर। टोको यार, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, वो अरे समझते ऐसा हुए कौन बीच सा में क्या है मतलब सर, थोड़ा सा। अरे ऐसा टोकने वाली कोई बात नहीं है, अपन स्टूडेंट टीचर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई ऐसा ससुर और बहू वाला रिश्ता थोड़ी ना है जो सर टोकना है बात तो। बोली सर, आप समझा रहे होते हो, फिर एकदम हम आपको टोके, फिर आपका फ्लो टूटेगा। अरे कोई प्रॉब्लम फ्लो नहीं, टूट जाता है चलो कोशिश करेंगे। चलो बढ़े आगे। ओके सर। यस सर। अब गाना सुना दो सर। आज आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही सर, अरे क्यों सही क्यों नहीं लग रही? तबीयत मस्त है। थोड़ा आवाज चेंज हो रही है आज आपकी। हाँ आवाज हो सकता है थोड़ा सा गला बैठा हुआ हो। चलो तो क्या गाना सुनना था ना आपको, कि कल सुना दूं क्लास के पहले? जैसा आपको अच्छा लगे। चलो मैं सर गाना अभी एक सुना जाओ, कल क्लास से पहले एक और सुना देना। चलो ठीक है, तो अभी कौन सा गाना सुनाऊं? कोई सा भी सुना देता हूँ। सच कह रहा है दीवाना, वो सुना दो सर। चलो मैं मेरे हिसाब से सुना देता हूँ कुछ भी। हाँ। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? झूठे हैं यार। यस सर। ये हमारे बीच एक और कोई गायक है, तो आप ही सुना दो यार। एक गायक हमारे बीच, चलो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। सुना है गाना? यस सर। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, दुनिया से तुझे चुरा लूं, मुझ पे एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। बस सोनू निगम। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सर वो अलका याग्निक की आवाज वाला भी गा दो।